गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम राजेंद्र चीपा फ्रॉम प्रज्ञा अकेडमी गंगापुर सिटी। कल अपन ने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर। तो अपन ने क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर या सब्सटेंस, तो सब्सटेंस का जो क्लासिफिकेशन किया वो दो पार्ट में बांटा था अपन ने। एक तो बांटा था फिजिकल क्लासिफिकेशन किया था, फिजिकल क्लासिफिकेशन जो बेस्ड था किस पर, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर पर। तो फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर को हमने कितने टाइप पार्ट्स में बांटा था? एक तो बांटा बेटा सॉलिड, एक बांटा लिक्विड और एक बांटा गैस। ये तीन पार्ट में इसको बांटा था। क्लियर? इसके अलावा मैंने आपको कहा था कि इसकी दो सब स्टेट होती हैं। क्लियर है? एक होती है प्लाज्मा और एक होती है कॉलाइड। कॉलाइड क्लियर है? ये सब स्टेट है, स्टेट ऑफ मैटर नहीं है, ओनली सब स्टेट है। बाकी जो सॉलिड लिक्विड गैस है ये स्टेट ऑफ मैटर कहलाती है। क्लियर? तो फिर हमने यहाँ पर केमिकल बेसिस पर दो पार्ट में बांटा था, एक प्योर सब्सटेंसेस और एक मिक्सचर। प्योर सब्सटेंसेस को फर्दर हमने टू पार्ट्स में बांटा था, एलिमेंट एंड कंपाउंड्स। क्लियर है? और एलिमेंट को फर्दर फिर हमने तीन पार्ट्स में बांटा था, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। कंपाउंड्स को दो पार्ट में बांटा था, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। और मिक्सचर को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया था जिसका नाम था होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस मिक्सचर। अब हम पढ़ते हैं आज यहाँ पर फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन फिजिकल स्टेट के बेसिस पर मैटर को तीन पार्ट में डिवाइड किया। पहला तो है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड और तीसरा है गैस। तो हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले सॉलिड की। सॉलिड के बारे में पढ़ें तो सॉलिड का मतलब होता है, कक्षा 6 की डेफिनेशन पे जाएं तो हम जानते हैं सॉलिड का मतलब होता है सच सब्सटेंसेस विच हैव डेफिनेट शेप, जिसका शेप फिक्स है एंड वॉल्यूम भी फिक्स है, वो कहलाता है आपके सॉलिड। क्लियर? क्या बोला मैंने? सच सब्सटेंसेस विच हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम इज नॉन एज सॉलिड। जैसे ये मेरी चौक है, इस चौक का शेप फिक्स है और इसका वॉल्यूम भी फिक्स है, तो ये कहलाएगा आपके सॉलिड। क्या कहलाएगा? ये सॉलिड कहलाएगा। क्लियर है? अब ये चौक का शेप कब तक चेंज नहीं होगा? जब तक कि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक चेंज नहीं होगा। तो ये कहलाता है आपके सॉलिड। सॉलिड का क्या है? शेप और वॉल्यूम दोनों ही क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। इनमें तब तक कोई चेंज नहीं होता जब तक कि इन पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाए। अब यहाँ बात करें सर इसका शेप फिक्स क्यों होता है? सबसे बड़ी बात तो ये तो क्लास 6 की डेफिनेशन हो गई कि सर सच सब्सटेंसेस व्हिच हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम इज नॉन एज सॉलिड। अब अपन के पास बात ही आती है सर इसका शेप और वॉल्यूम डेफिनेट क्यों होता है? तो देखिएगा, हम जानते हैं जो सॉलिड होते हैं वो सॉलिड के पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत ज़्यादा नियरर होते हैं। मतलब इनके बिटवीन जो बैकेंड स्पेस होता है वो बहुत कम होता है, या उसको कहते हैं नेग्लिजिबल होता है। नेग्लिजिबल का मतलब न के बराबर होता है। और जब बैकेंड स्पेस नहीं है तो इन दोनों के बिटवीन लगने वाला अट्रैक्शन, इनको मॉलिक्यूल मान लें तो दो मॉलिक्यूल के बिटवीन जो अट्रैक्शन लगता है, तो दो के बिटवीन जो भी होता है वो कहलाता है इंटर। क्या कहलाता है वो? इंटर। तो ये कहलाएगा इंटर। किस किस के बीच में लग रहा है? मॉलिक्यूल के बीच में लग रहा है तो इंटर मॉलिक्यूलर। और अट्रैक्शन है तो अट्रैक्शन जो होगा वो बहुत हाई होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। और ये इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस सॉलिड के पार्टिकल के बिटवीन कोई वैकेंट स्पेस है ही नहीं, तो ये पार्टिकल कोई मूवमेंट शो नहीं करेगा। तो यहाँ पर नो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। और जब इन पार्टिकल्स का मूवमेंट होगा ही नहीं, पार्टिकल चलेगा ही नहीं, तो इसका शेप में कोई चेंज आएगा ही नहीं। क्यों? ये लड्डू सरकेगा तभी तो ये ऊपर वाला गिरेगा। भाई अगर ये लड्डू नीचे नहीं गिरेगा तो ऊपर वाला कैसे गिरेगा? शेप कैसे चेंज होएगा? अब ये सारे लड्डू फिक्स हैं, आप इनको लड्डू मान लें, ये सारे लड्डू फिक्स है, कहीं चल ही नहीं रहे, एक जगह पे टिके हुए, तो इसी शेप में दिखेंगे। तो शेप कब चेंज होता है? शेप तब चेंज होता है जब पार्टिकल मूव करता है, मोशन में आता है। यहाँ तो पार्टिकल फिक्स है। क्यों फिक्स है? क्योंकि यहाँ पे बैकेंड स्पेस ही नहीं है, चलने के लिए जगह ही नहीं है। और दूसरा, यहाँ अट्रैक्शन जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है जो चलने नहीं दे रहा। तो यहाँ पर इसका शेप फिक्स होता है, कोई दिक्कत ही नहीं आती। फिर वॉल्यूम,
जब पार्टिकल चल नहीं रहा तो वॉल्यूम चेंज होगा ही नहीं। क्लियर है? तो ये कारण है कि सॉलिड का शेप और वॉल्यूम जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, वो चेंज नहीं होते। क्लियर? तो अपन क्या कहते हैं, द पार्टिकल्स इन सॉलिड आर अरेंज नियरर टू ईच अदर इन सच ए वे दैट द वैकेंट स्पेस बिटवीन देम इज नेग्लिजिबल और जीरो, and the intermolecular attraction is very strong, so the solid particles do not show any type of motion. Due to this, the shape and volume of solid is fixed. क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। अब देखें अपन यहाँ पर, जब सॉलिड पार्टिकल कोई मोशन ही नहीं कर रहा तो सॉलिड की जो काइनेटिक एनर्जी होगी, भाई मोशन के साथ जो एनर्जी जुड़ी हुई है उसे कहते हैं हम काइनेटिक एनर्जी। जब पार्टिकल मूव ही नहीं कर रहा तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी? जीरो आएगी। कितनी आएगी काइनेटिक एनर्जी? जीरो आएगी। दूसरी बात, यहाँ आप देखें सॉलिड पार्टिकल्स के बिटवीन वैकेंट स्पेस है ही नहीं, और वैकेंट स्पेस नहीं है। जब स्पेस ही नहीं है तो कुछ दबेगा क्या? कंप्रेस होगा क्या? नहीं होगा। और सॉलिड जब कंप्रेस नहीं होगा कैसा होगा? वो रिजिड एंड स्ट्रांग होगा। कैसा होगा भाई? रिजिड एंड स्ट्रांग होगा। क्लियर? तो आप देख लो, ये सॉलिड है, ये दब ही नहीं रहा, तो ये क्या? रिजिड है और स्ट्रांग है। क्लियर? क्यों नहीं दबते सॉलिड? क्योंकि उन पार्टिकल के बिटवीन स्पेस होगा तो ये तो दबेगा, स्पेस तो है ही नहीं, और वैकेंट स्पेस नहीं है तो वो पार्टिकल दब नहीं सकते, और दब नहीं सकते तो उनकी जो कंप्रेसिबिलिटी है वो जीरो है, और कंप्रेसिबिलिटी जीरो है तो यही कारण है कि सॉलिड क्या होते हैं? रिजिड होते हैं, अपन उनको दबा नहीं सकते। एनी कंफ्यूजन? तो बताइए काइनेटिक एनर्जी जीरो क्यों होती है सॉलिड की? क्योंकि पार्टिकल मूव नहीं करता। और दूसरी बात, रिजिड और स्ट्रांग क्यों होते हैं? क्योंकि पार्टिकल के बिटवीन कोई वैकेंट स्पेस है ही नहीं, और नहीं है तो उसको कंप्रेस कर ही नहीं सकते, तो इनकी जो कंप्रेसिबिलिटी है वो जीरो होती है। सो सॉलिड्स आर रिजिड इन नेचर। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? अब हम बात करें एग्जाम्पल की, तो सॉलिड के तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे बोर्ड है, इसकी वुडन है, ये भी क्या है? सॉलिड है। स्टोन है, सॉलिड है। आयरन है, सॉलिड है। गोल्ड है, सॉलिड है। सैंड है, सॉलिड है। तो ये सारे के सारे क्या है? सॉलिड है। बहुत सारी चीज सॉलिड है। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल क्या है? सॉलिड है। तो सॉलिड जो ऐसे होते हैं वो सारे सॉलिड है। क्लियर? अब ये शेप फिक्स क्यों होती है, वॉल्यूम फिक्स क्यों होता है, ये क्लियर है आपके? फिर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो क्यों होती है, वो क्लियर है? भाई काइनेटिक एनर्जी कब आएगी? जब पार्टिकल मूव करेगा। यहाँ तो मूव ही नहीं कर रहा। और फिर ये रिजिड एंड स्ट्रांग है। क्यों? क्योंकि इनके बिटवीन कोई वैकेंट स्पेस नहीं है। क्लियर है? ये हुआ सॉलिड। अब हम बात करते हैं लिक्विड की। तो लिक्विड क्या होते हैं वो देखिएगा। लिक्विड को हम हिंदी में कहते हैं द्रव। तो हम यहाँ बात करें लिक्विड की, तो लिक्विड क्या होते हैं? लिक्विड वे सब्सटेंस होते हैं जिनका शेप तो फिक्स नहीं होता। क्या? शेप तो फिक्स नहीं होता लेकिन वॉल्यूम फिक्स होता है। मतलब such substances which do not have a definite shape but they have definite volume are known as liquid। कैसे? अपन यहाँ देखें कि कैसे आएगा वो देखिएगा। तो लिक्विड का अगर अपन डेफिनेट शेप की बात करें तो शेप आएगा ही नहीं। क्यों? जैसे आपने दूध ले लिया मान लो, और उस दूध को लोटे में डाल दिया तो लोटे जैसा दिखेगा, गिलास में डाल दिया तो वो गिलास जैसा दिखेगा, बोतल में डाल दिया तो बोतल जैसा दिखेगा, और थाली में डाल दिया तो वो थाली जैसा दिखेगा। मतलब लिक्विड उस कंटेनर के वॉल्यूम को ऑब्टेन कर लेता है या ऑक्यूपाई कर लेता है जिस कंटेनर में उसको डाला जाता है। क्लियर है? क्लियर है ना भाई? लेकिन आप भाटे को डालो, देखो पत्थर को डालो, आपने भाटे को पटका बाल्टी में, तो क्या बाल्टी जैसा हो गया? भाटा ही दिखेगा, वो भाटा जैसा ही दिखेगा। क्यों? क्योंकि वो सॉलिड था, उसके शेप में कोई चेंज नहीं होता। लेकिन लिक्विड का शेप चेंज होता रहता है, और लिक्विड उस कंटेनर के शेप को ऑक्यूपाई कर लेता है जिस कंटेनर में उसको भरा जाता है। मतलब गिलास में भरोगे गिलास जैसा, बाल्टी में भरोगे बाल्टी जैसा, और बोतल में भरोगे तो बोतल जैसा। क्लियर है चीज? तो ये तो है शेप। लेकिन वॉल्यूम की बात करें तो आपने जैसे 1 लीटर दूध लिया, 1 लीटर मिल्क ले लिया, उस 1 लीटर मिल्क को अपन ने बाल्टी में डाला तो 1 लीटर ही रहेगा, बोतल में डाला तो भी वो 1 लीटर ही रहेगा, और भगोने में डाला तो भी 1 लीटर ही रहेगा।
मतलब उसका वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ। क्यों चेंज नहीं हुआ वो देखिएगा। क्लियर? तो हम कहते हैं कि सर जो लिक्विड है, तो लिक्विड के पार्टिकल्स के बिटवीन जो बैकेंड स्पेस होता है, क्या होता है भाई? बैकेंड स्पेस होता है, वो सॉलिड के कंपेरिजन में थोड़ा सा ज्यादा होता है, ये ज्यादा ही होता है सॉलिड के कंपेरिजन में। और जब बैकेंड स्पेस बढ़ गया तो इन पार्टिकल के बिटवीन डिस्टेंस बढ़ गई। क्या बढ़ गई? इन पार्टिकल्स के बिटवीन डिस्टेंस बढ़ गई। और जब इन पार्टिकल्स के बिटवीन डिस्टेंस बढ़ गई तो यहाँ जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन था वो सॉलिड्स के कंपेरिजन में लेस हो गया, कम हो गया। और कम हो गया तो ये पार्टिकल इस जो बैकेंड स्पेस है इसमें मूवमेंट करेगा। और जब ये पार्टिकल इस बैकेंड स्पेस में मूवमेंट करेगा तो ये मूवमेंट फ्री नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने पकड़ रखा है। और जब कोई व्यक्ति ने मेरा हाथ पकड़ रखा है तो अट्रैक्शन तो लग ही रहा है। अब वो चारों तरफ घूम ही सकता है, मुझे छोड़ के भाग नहीं सकता। और जब वो छोड़ के नहीं भागेगा तो ये फिक्स वॉल्यूम में ही घूमेगा ना भाई। और जब फिक्स वॉल्यूम में घूमेगा तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? फिक्स होगा। तो ऑलवेज रिमेंबर डैट जब पार्टिकल मोशन करता है, क्या करता है? मोशन करता है, गति करता है, तो उसका शेप चेंज होगा। क्या चेंज होगा? शेप जो है वो चेंज होगा सब्सटेंस का। क्लियर? लेकिन अब ये गति दो टाइप की होगी, एक तो होगी इंडिपेंडेंट और एक होगी डिपेंडेंट मोशन। क्लियर? मतलब ये तो इंडिपेंडेंट का मतलब फ्री मोशन हो गया, और ये हो गया डिपेंडेंट मोशन मतलब नॉट फ्री। तो जहां पर फ्री मोशन नहीं है वहां तो वॉल्यूम फिक्स रहेगा, और जहां पर इंडिपेंडेंट मोशन है, फ्री मोशन है, वहां वॉल्यूम फिक्स नहीं रहेगा। क्लियर है? वहां वॉल्यूम भी चेंज होगा। क्या चेंज होगा? आपका वॉल्यूम भी चेंज होगा। तो आप यहां देखिए, मैंने क्या बोला? द वैकेंट स्पेस बिटवीन लिक्विड पार्टिकल्स इज मोर देन solid and the intermolecular attraction is lesser than solid. Clear? So these liquid particles show motion, but this motion not free motion. Clear? और जब ये मोशन फ्री नहीं है, that is इसका वॉल्यूम क्या होगा? फिक्स होगा। क्लियर है? तो शेप तो चेंज क्यों हुआ? क्योंकि पार्टिकल मोशन कर रहा है। लेकिन वॉल्यूम चेंज क्यों नहीं हुआ? फिक्स क्यों रहा? क्योंकि पार्टिकल मोशन तो कर रहा है, लेकिन ये मोशन फ्री ना होकर डिपेंडेंट मोशन है, जो इस अट्रैक्शन पर डिपेंड कर रहा है। ये छोड़ के जाएगा ही नहीं, तो इसका वॉल्यूम फिक्स रहेगा। क्लियर है? ये कंसेप्ट है लिक्विड की वॉल्यूम का फिक्स होने का। क्लियर? अब अपन बात करें तो क्या बात आती है कि लिक्विड का एग्जाम्पल, जैसे आपने वाटर ले लिया, ऑयल ले लिया, मिल्क ले लिया, एल्कोहल ले लिया, हनी ले लिया, ये सब क्या है? आपके लिक्विड्स है। क्लियर है? अब अपन बात करें यहाँ पर कि काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो यहाँ पर आप देखिएगा ये पार्टिकल मोशन कर रहा है, और मोशन कर रहा है तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो जीरो नहीं होगी। क्लियर? तो इसका मतलब क्या है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड is more than kinetic energy of solid. क्लियर? और जब लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी सॉलिड से ज्यादा है, इसका मतलब मान लो ये सॉलिड सरफेस है, ये सॉलिड सरफेस है, और इसके ऊपर अपन ने लिक्विड डाल दिया, तो यहाँ पर ऊपर वाले की काइनेटिक एनर्जी तो है, तो ये तो फ्लो करेगा, और जो सॉलिड है उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी है ही नहीं। भाई सॉलिड के पास कोई काइनेटिक एनर्जी है ही नहीं, तो ये फ्लो नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है? सॉलिड के ऊपर लिक्विड जो है वो फ्लो होगा। क्लियर है? मतलब लिक्विड बहता है, सॉलिड नहीं बहता। क्लियर है? स्पॉन्टेनियसली। कोई प्रॉब्लम? अब अपन यहाँ पर देखें कि सर कंप्रेसिबिलिटी, तो जनरली अगर अपन बात करें तो लिक्विड्स की भी कंप्रेसिबिलिटी जीरो होती है। कितनी होती है? जीरो होती है। लेकिन यदि कंपेयर करें सॉलिड के कंपेरिजन में, तो सॉलिड के कंपेरिजन में थोड़ी सी ज्यादा होती है। क्लियर है? तो कंप्रेसिबिलिटी जो होती है लिक्विड की वो नेग्लिजिबल होती है, बट इन कंपेरिजन ऑफ सॉलिड ये ज्यादा होती है। क्लियर है? यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या? तो ये था आपका लिक्विड। क्या था ये आपका? लिक्विड। कोई दिक्कत है तो आप बताइए। अब हम बात करें गैस की। तीसरी जो पॉइंट है
वो है आपका गैस। क्या है बेटा वो आपका गैस। तो हम यहाँ पे बात करेंगे किसकी, गैस की। तो गैस का मतलब क्या है, such substances which do not have a definite shape और डेफिनेट वॉल्यूम, मतलब जिनके पास ना तो शेप है ना वॉल्यूम है, फिक्स डेफिनेट वॉल्यूम नहीं है, तो वो कहलाते हैं आपके गैस। कैसे, जैसे मैंने मान लो परफ्यूम भरा हुआ है एक 50 ml की बोतल में, उस परफ्यूम को मैंने यहाँ छिड़क दिया तो परफ्यूम थोड़ी बहुत देर में इस पूरे रूम में फैल जाएगा। तो यू नो डैट, अब वो पूरा परफ्यूम कहाँ फैल गया, इस रूम में फैल गया, तो उस परफ्यूम का वॉल्यूम क्या हुआ, इस रूम के वॉल्यूम के इक्वल हो गया। क्लियर है। अगर मैंने उस परफ्यूम को 5 लीटर की कैन में डाल दिया तो उस 5 लीटर में फैल जाएगा। इसका मतलब शेप तो यहाँ है ही नहीं क्योंकि पार्टिकल मूवमेंट कर रहा है, लेकिन वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम जो होता है गैस का उस कंटेनर के वॉल्यूम के इक्वल होगा जिसमें इसको भरा जाएगा। क्लियर है। क्या बोला मैंने, जिसमें भी इसको भरा जाएगा उसके वॉल्यूम के इक्वल होगा। क्लियर, ये है आपका वॉल्यूम। अब हम बात करेंगे सर इसका शेप और वॉल्यूम दोनों ही फिक्स क्यों नहीं होते, तो देखिएगा, तो ये गैस के जो पार्टिकल होते हैं, इन पार्टिकल्स के बिटवीन जो बैकेंड स्पेस होता है वो सॉलिड और लिक्विड के कंपेरिजन में बहुत ज्यादा होता है। क्या कहा मैंने, सॉलिड और लिक्विड के कंपेरिजन में बहुत ज्यादा होता है, और बहुत ज्यादा होता है तो इनके बिटवीन जो ये अट्रैक्शन है, ये कोई अट्रैक्शन होता ही नहीं है। तो इनके बिटवीन ना तो कोई अट्रैक्शन है और ना ही कोई रिपल्शन है। क्या बोला मैंने, इनके बिटवीन ना तो कोई अट्रैक्शन है और ना ही कोई रिपल्शन है। और जब इनके बिटवीन ना कोई अट्रैक्शन है ना कोई रिपल्शन है तो ये पार्टिकल जो होता है वो फ्री मूवमेंट करेगा। क्या करेगा, फ्री मोशन करेगा। और जब ये पार्टिकल फ्री मोशन करेगा, किधर भी जा सकता है, फ्री मोशन करेगा, तो मोशन कर रहा है ना भाई। तो मैंने अभी आपको बताया था लिक्विड में कि जब अगर पार्टिकल मोशन कर रहा है तो उसका शेप तो चेंज हो गया, शेप फिक्स रहेगा ही नहीं। और ये मोशन कैसा है, फ्री है, इंडिपेंडेंट मोशन है, तो उसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होगा क्योंकि पार्टिकल कहीं पर भी जा सकता है। क्या बोला मैंने, ये पार्टिकल कहीं पर भी जा सकता है, तो इसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है। तो गैस का ना तो शेप फिक्स होता है ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है, बिकॉज गैस के पार्टिकल के बिटवीन जो बैकेंड स्पेस होता है वो बहुत ज्यादा होता है, और जो पार्टिकल्स हैं उनके बिटवीन ना तो कोई अट्रैक्शन होता है और ना ही कोई रिपल्शन होता है। और ये अट्रैक्शन नहीं है, रिपल्शन नहीं है, तो ये पार्टिकल एक फ्री मोशन शो करते हैं। उस फ्री मोशन के कारण इसका शेप जो है वो भी नहीं होता और वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता। क्लियर। अब हम यहाँ बात करें काइनेटिक एनर्जी की। तो काइनेटिक एनर्जी मैंने क्या बोला कि गैस के पार्टिकल बहुत हाई स्पीड से मूव करते हैं तो इन काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। क्लियर है। मतलब अगर अपन बात करें तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस है वो सबसे ज़्यादा होगी, गैस से कम होगी किसकी, लिक्विड की, और लिक्विड से कम होगी किसकी, सॉलिड की। सॉलिड की तो होती नहीं है, जीरो ही होती है। क्लियर। फिर अपन बात करें बैकेंड स्पेस। बैकेंड स्पेस तो गैस में सबसे ज़्यादा है, और जब बैकेंड स्पेस गैस में सबसे ज़्यादा है तो इसको सबसे ज़्यादा कंप्रेस किया जा सकता है। तो गैस जो होती है वो हाईली कंप्रेसिबल होती है। क्या होती है, गैस हाईली कंप्रेसिबल होती है। क्यों, क्योंकि इनके बिटवीन पार्टिकल्स के बिटवीन बैकेंड स्पेस जो होता है वो बहुत हाई होता है। क्लियर है। तो गैसेस जो हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होती है। तो यदि अपन से बात करें कि सर कंप्रेसिबिलिटी जो होगी वो सबसे ज्यादा गैस की होगी, और फिर लिक्विड की होगी, और फिर सॉलिड की होगी। लेकिन यहाँ जो गैस की होगी वो बहुत ज्यादा होगी, किसके कंपेरिजन में, लिक्विड और सॉलिड के कंपेरिजन में। फिर अपन यहाँ बात करें बैकेंड स्पेस किसके बीच में ज्यादा था, बैकेंड स्पेस सबसे ज्यादा किसमें था, बिटवीन पार्टिकल्स किसमें था बेटा, गैस में सबसे ज्यादा था, फिर लिक्विड में, और बिल्कुल भी नहीं था तो क्या था, सॉलिड में। क्या था भाई, सॉलिड में नहीं था, जो बिल्कुल भी नहीं था। क्लियर। अब हम बात करें डेंसिटी की कि सर डेंसिटी क्या होती है सॉलिड, लिक्विड और गैस में। क्लियर है। तो डेंसिटी में क्या होता है वो देखिएगा, आपने
ये एक 1 लीटर का कैन ले लिया, ये 3 कैन ले लिए 1 लीटर के, इन तीनों का वॉल्यूम 1 लीटर है। क्लियर? इसमें एक में तो एयर भरी हुई है, एक में वाटर भरा हुआ है और एक में सैंड भरी हुई है। क्लियर? ये भरी हुई है। तो डेंसिटी का मतलब क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब एक यूनिट वॉल्यूम में प्रेजेंट जो मास होता है सब्सटेंस का, वही उस सब्सटेंस की क्या कहलाती है? डेंसिटी कहलाती है। अब यहाँ पर देखो, आप बताइएगा सबसे भारी डब्बा कौन सा होगा? मिट्टी वाला, पानी वाला या एयर वाला? तो सबसे हैवी जो डब्बा होगा वो मिट्टी वाला होगा और सबसे लाइट डब्बा जो होगा वो एयर वाला होगा। मतलब जो डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा किसकी होगी? सैंड की। उससे कम किसकी होगी? मतलब सॉलिड की। उससे कम लिक्विड की, फिर गैस की। तो दूसरा तरीका देखें यहाँ पर, यहाँ तो पार्टिकल्स के बिटवीन स्पेस ही नहीं है, बहुत कम स्पेस है। और जब यहाँ पर पार्टिकल्स के बिटवीन बहुत कम स्पेस है तो यहाँ कम वॉल्यूम में ज्यादा पार्टिकल्स आ रहे हैं, ज्यादा मास आ रहा है, तो डेंसिटी बहुत हाई हो गई। यहाँ पार्टिकल्स के बिटवीन स्पेस बढ़ गया तो यहाँ उसी वॉल्यूम में कम पार्टिकल्स आ रहे हैं, और यहाँ पार्टिकल्स के बिटवीन और ज्यादा वैकेंट स्पेस बढ़ गया तो यहाँ उसी वॉल्यूम में और कम पार्टिकल्स आ रहे हैं। क्लियर है? तो इसका मतलब जो डेंसिटी है वो सबसे ज्यादा किसकी हुई? सॉलिड की। उससे कम किसकी हुई? लिक्विड की। और सबसे कम किसकी हुई? गैस की। तो अगर मैं बात करूं डेंसिटी की, तो डेंसिटी जो होती है वो सबसे ज्यादा सॉलिड की होती है, फिर लिक्विड की होती है, और सबसे कम जो होती है वो गैस की होती है। किसकी होती है सबसे कम? गैस की होती है। कि सॉलिड, लिक्विड और गैस पर क्या इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर का और प्रेशर का, वो देखिएगा। तो हमने यहाँ पर जो करा था वो देखिए, आपने क्या करा था कि जो काइनेटिक एनर्जी थी वो सबसे ज्यादा किसकी थी? गैस की। उससे कम लिक्विड की, और सबसे कम किसकी थी? सॉलिड की, जो थी नहीं, 0 थी। क्लियर? अपन को अब ये चीज काम आएगी। तो आप जानते हैं यदि मैं टेम्परेचर और प्रेशर में चेंज कर दूं, बढ़ा दूं या घटा दूं, तो सॉलिड, लिक्विड और गैस को एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे? जैसे मान लो मुझे सॉलिड से लिक्विड पे जाना है और लिक्विड से मुझे गैस पे जाना है, तो आप यहां देखिएगा एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी है? ये हाई एनर्जी गैस की है, उससे लो एनर्जी लिक्विड की है, और सबसे कम एनर्जी सॉलिड की है। क्लियर? तो पहले तो आप ये समझ लें कि जो एनर्जी कंसेप्ट होता है वो क्या होता है? लॉ एनर्जी के लिए फर्स्ट लॉ कहता है थर्मोडायनेमिक्स का कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डेस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। मतलब एनर्जी को ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डेस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसे केवल एक फॉर्म, एनर्जी के एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदला जा सकता है, बस इतना सा है। तो जब आप अगर लो एनर्जी पे हो और आपको यहाँ हाई एनर्जी पे जाना है, तो जब लो से हाई पर जाना है तो आपको एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करना पड़ेगा, एनर्जी लेनी पड़ेगी। तो यहाँ लो से हाई पे जाने के लिए सॉलिड क्या कर रहा है? एनर्जी ले रहा है, और एनर्जी ले रहा है तो कहाँ पहुंच रहा है? लिक्विड स्टेट पे पहुंच गया। तो जब भी हम लो से हाई स्टेट पर जाएंगे, लो एनर्जी से हाई एनर्जी पर जाएंगे, तो हम हमेशा क्या करेंगे? एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करेंगे। तो आप यहाँ पर देखिएगा, क्लियर है? एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। और जब आप हाई से लोअर स्टेज में आएंगे, मतलब हाइयर एनर्जी से लोअर एनर्जी पर आएंगे, तो हमेशा एनर्जी का इमिशन होता है। क्या कहा मैंने? लो से हाई पे जाते हैं तो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, एब्जॉर्ब होती है, और हाई से लो पर आते हैं तो हाई से जब लो पर आएंगे तो एनर्जी इमिट होगी। क्या होगी? एनर्जी इमिट होगी। तो यहाँ पे अपन बात करें एनर्जी इमिट होगी, तो सॉलिड से हम आए लिक्विड पर, तो सॉलिड से जब हम लिक्विड पर जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं हम? सॉलिड से लिक्विड पर जा रहे हैं। तो सॉलिड से लिक्विड पर जा रहे हैं मतलब लो एनर्जी से हाई एनर्जी पर जा रहे हैं, और लो एनर्जी से हाई एनर्जी पर जा रहे हैं मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, तो यहाँ पे आएगी प्लस एनर्जी, एनर्जी देनी पड़ेगी मुझे। और लिक्विड से गैस पर जा रहे हैं तो भी हम लो से हाई पर जा रहे हैं ना भाई, तो लो से हाई पर जाने के लिए यहाँ एनर्जी फिर रिक्वायर्ड होगी।
क्लियर। लेकिन जब हम गैस से लिक्विड में आएंगे, कहां पर आएंगे हम, गैस से लिक्विड में आएंगे, तो हमें यहाँ पर एनर्जी का इमिशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस एनर्जी होगी, एनर्जी त्यागनी पड़ेगी हमको। और जब ये लिक्विड से सॉलिड में जाएंगे तो यहाँ पर भी हमें एनर्जी का इमिशन करना पड़ेगा। क्लियर है। तो यहाँ पर भी एनर्जी निकलेगी। तो आप तो एक कंसेप्ट याद रख लें, जब आप लो एनर्जी से हाई एनर्जी पे जा रहे हो तो हमेशा एनर्जी एब्जॉर्ब करनी है आपको, और जब हाई से लो पर आ रहे हो तो एनर्जी हमेशा इवॉल्व करनी है, मतलब इमिशन करना है। क्लियर है। तो ये लो एनर्जी है सॉलिड, और गैस का क्या हाई एनर्जी है। तो अपन यूं जा रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं, तो अपन क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी कर रहे हैं। क्लियर है। और जब हम इस हाई एनर्जी से लो एनर्जी की ओर आ रहे हैं, मतलब गैस से सॉलिड की ओर आ रहे हैं, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इमिशन ऑफ एनर्जी करनी है, मतलब एनर्जी का इमिशन होगा। और जहाँ एनर्जी एब्जॉर्ब होती है वो एंडोथर्मिक है। क्या है वो, एंडोथर्मिक। तो ये प्रोसेस तो एंडोथर्मिक है। और जहाँ एनर्जी का इमिशन होता है वो एक्सोथर्मिक है। तो ये प्रोसेस आपका एक्सोथर्मिक है। तो आप सिंपल सी बात समझ लें, जब मुझे सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो मुझे इसको हीट देनी पड़ेगी, टेम्परेचर देना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा, तब जाके वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। और जब लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है तो और ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा और टेम्परेचर देना पड़ेगा। और जब गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा भाई, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो कूल करनी पड़ेगी गैस को। तो यहाँ पर टेम्परेचर डाउन करना पड़ेगा, और लिक्विड से सॉलिड में आएंगे तो और टेम्परेचर डाउन करना पड़ेगा। तो इधर जाएंगे तो हीटिंग है, इधर जाएंगे तो कूलिंग है। एनी कंफ्यूजन। ये है एनर्जी का कंसेप्ट। अब हम देखते हैं कि जब ये इसमें चेंज होता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, और जब ये इसमें चेंज होता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। ये तो क्लियर है आपके एनर्जी वाला कंसेप्ट। कोई दिक्कत है क्या। चलिए अब अपन बात करें यहाँ पर कि मान लो इस सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो बेटा जब आइस को आप वाटर में कन्वर्ट करते हो तो आप क्या बोलते हो, आइस मेल्ट हो रही है। क्या हो रही है, आइस मेल्ट हो रही है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं मेल्टिंग। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, मेल्टिंग बोलते हैं। तो क्या डेफिनेशन आएगी, व्हेन ए सॉलिड कन्वर्ट इनटू द लिक्विड देन दिस प्रोसेस इज नॉन एज मेल्टिंग। क्या बोला मैंने, व्हेन ए सॉलिड कन्वर्ट इनटू द लिक्विड देन दिस प्रोसेस इज नॉन एज मेल्टिंग। एनी कंफ्यूजन। और ऐसे ही जब एक लिक्विड को मैं गैस में कन्वर्ट करूंगा, लिक्विड को मैं गैस में कन्वर्ट करूंगा तो इसे कहेंगे हम वेपराइजेशन। क्या बोलेंगे इसको हम, वेपराइजेशन बोलेंगे। क्लियर है। तो व्हेन ए लिक्विड कन्वर्ट इनटू द गैस, वाटर को मैं वेपर में बदल रहा हूं तो वाटर का क्या हो रहा है, वेपराइजेशन हो रहा है। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं वेपराइजेशन। क्लियर है। अब आप देखिएगा, ये एक कंटेनर में ये लिक्विड है और इसके पार्टिकल वेपर बना रहे हैं। तो ये वेपर के पार्टिकल इस पूरे स्पेस में जो अंदर वैकेंट स्पेस में घूमेंगे, और घूमेंगे तो आपस में भिड़ेंगे भी सही, और आपस में जब भिड़ेंगे तो इनका जो एक साथ जुड़ना होता है उसे कहते हैं कंडेंसेशन। और उस कंडेंसेशन के कारण कहाँ पे आएंगे, फर्दर लिक्विड स्टेट में आएंगे। तो जब कोई गैस फर्दर लिक्विड में कन्वर्ट होती है तो उस प्रोसेस को कहते हैं हम कंडेंसेशन। क्लियर। और जब कोई लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो उसे कहते हैं फ्रीजिंग। क्या कहते हैं उसे, फ्रीजिंग। अपन कहते हैं ना भाई पानी जम गया, फ्रीज हो गया। तो जब कोई लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो उसे कहते हैं फ्रीजिंग। क्लियर है। फिर अगर मान लो एक स्थिति ऐसी भी आ जाए कि जब किसी सॉलिड को मैं हीट दे रहा हूं तो लिक्विड में ना बदले, सीधा गैस में बदल जाए, तो उसे कहते हैं हम सब्लिमेशन। क्या कहते हैं हम उसे, सब्लिमेशन कहते हैं। क्लियर है। और जब
इस गैस को, जैसे ये बदला सॉलिड गैस में, ऐसे अगर इस गैस को मैं ठंडा करूंगा तो ये डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट होती है, तो इसे हम कहते हैं सॉलिडिफिकेशन। क्या बोलते हैं इसको? सॉलिडिफिकेशन। तो ये 6 डेफिनेशंस हैं। पहला मेल्टिंग, मेल्टिंग का मीन क्या है? व्हेन ए सॉलिड कन्वर्ट इनटू द लिक्विड देन इट इज नॉन एज मेल्टिंग। वेपराइजेशन का मतलब क्या है? व्हेन ए लिक्विड कन्वर्ट इनटू द गैस इट इज नॉन एज वेपराइजेशन। क्लियर? और कंडेंसेशन क्या होता है? व्हेन ए गैस कन्वर्ट इनटू द लिक्विड देन इट इज नॉन एज कंडेंसेशन। और फ्रीजिंग का मतलब क्या होता है? व्हेन ए लिक्विड कन्वर्ट इनटू द सॉलिड देन इट इज नॉन एज फ्रीजिंग। ओके? एंड सब्लिमेशन, सब्लिमेशन का मीन होता है व्हेन ए सॉलिड कन्वर्ट इनटू द गैस डायरेक्टली विदाउट कन्वर्टिंग इन लिक्विड देन इट इज नॉन एज सब्लिमेशन। मतलब जब एक सॉलिड सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाए बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए, मतलब बीच में लिक्विड आया ही नहीं, डायरेक्ट गैस में पहुंच गया, तो उसे कहते हैं सब्लिमेशन। किसका होता है? जैसे नौसादा ले लिया, कैम्फर ले लिया, कपूर, मतलब तो कपूर को जब अपन गर्म करते हो डायरेक्ट वो वेपर में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता। क्लियर है? तो वो कहलाता है सब्लिमेशन। और जब उस कैम्फर की गैस को, वेपर को मैं कूल करूंगा तो वेपर जो है वो सीधी सॉलिड में कन्वर्ट होती है, तो उसे कहते हैं सॉलिडिफिकेशन। तो बोलिए आपको ये पूरी 6 डेफिनेशन आई कि नहीं आई? सॉलिड और लिक्विड और गैस क्लियर है? तो आप पढ़ते रहिए, कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे बताइएगा। थैंक यू।